तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे और जो पीडीएफ जो ग्रुप में डाली हुई है वो भी बाइलिंगुअल है। पहला क्वेश्चन कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेट फॉर द फंडामेंटल राइट ए प्लीज टू आवर पीपुल एंड फैक्ट विथ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों का हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा है? किसने कहा बताइए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, या फिर राजेंद्र बाबू, या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन? किसने कहा है? तो ध्यान में रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनको दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़े फिलोसफर थे। ठीक है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों का हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा है। संविधान के भाग 3 में आपको फंडामेंटल राइट आपको देखने को मिलेगा। कहां से कहां तक देखने को मिलेगा एक बार बोलिए? तो 12 से लेके 35 तक। ठीक है, बात करेंगे इस संबंध में संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित हो रहे थे, तो क्या बताएंगे? तो अमेरिका, यूएसए। ठीक है, बात करेंगे संविधान के भाग 3 को भारत के क्या चीज की संज्ञा दी गई है, तो क्या बताएंगे? मैग्ना कार्टा का। ठीक है, और मैग्ना कार्टा को कब साइन किया गया था इंग्लैंड में, तो क्या बताएंगे? पढ़ाया था ना उसमें, कब साइन किया गया था? बोल क्यों नहीं रहे हो जब सब कुछ पढ़ा दिए तो फिर? हेलो, हेलो। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है तो फिर आप लोग बोल नहीं रहे हैं। मैंने बोला सर मैग्ना कार्टा को इंग्लैंड में कब साइन किया गया, तो फिर कल फंडा पूरा पढ़ा दिया था मैंने, लक्ष्मीकांत, ये सारी चीजें। बताओ अंशु, कब साइन किया गया था? 1215 में। 1215। तो फिर तो ये बात 10 बार पूछने के बाद बताओगे आप लोग? हाँ या ना में जवाब आनी चाहिए। ठीक है, तो कब साइन की गई थी? तो 1215 में। ठीक है, मूल रूप से संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स थे, तो क्या बताएंगे? मूल रूप से अगर कभी कोई पूछेगा तो कितने फंडामेंटल राइट थे? तो 7 थे। ठीक है, अभी कितने हैं? तो अभी 6 है। ठीक है, अगर अभी पूछा जाए सारी चीजें तो आपको पता ही होगा। राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो क्या बताएंगे? तो ये आपको 14 से 18 तक है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार कब से कहां तक है, तो क्या बताएंगे? 23-24 में है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कब से कब तक? अभी काफी चर्चा है किस लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का कौन सा आर्टिकल अभी न्यूज वगैरह अगर आप लोग देख रहे होंगे तो काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कौन सा आर्टिकल्स बना हुआ है? ये 25 और 28 के बीच में कौन सा आर्टिकल्स है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है अभी? 25 और 28 के बीच में 29 आता है। 26-27। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 क्या कहता है? वक्फ बोर्ड वाला जो अभी जो केस जो चल रहा है, सॉरी लोकसभा में जो बिल जो है उसमें आर्टिकल 26 जो है केंद्र में है। ठीक है, अब पढ़ कर क्या आर्टिकल 26 में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार कहां से कहां तक है, तो क्या बताएंगे? 29 और 30 में है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, तो क्या बताएंगे? 32। तो ध्यान में रखना किस में है, तो आपका 32 में है। ठीक है, चलिए बाकी 7वां एक मौलिक अधिकार और भी हुआ करता था जिसको कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया, फिर क्या बताओगे? तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, तो क्या बताएंगे? कब हुआ था? 1978। तो 1978। क्या बताएंगे? कहाँ पे रखा गया इसको? किस किस भाग 12 के अनुच्छेद। भाग 12। बिल्कुल ठीक है, भाग अनुच्छेद 300 को। कौन सा बताओगे? ठीक है, और कौन सा राइट इसको बना दिया गया है? कौन सा राइट है? तो कानूनी अधिकार है, ये भी आपको ध्यान में रखना। कानून दोनों में से कोई भी रहेगा।
अगर बात करेंगे कहीं कहीं पे अगर दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, कानूनी नहीं रहेगा, वैधानिक नहीं रहेगा, तो संवैधानिक दिया रहेगा। ठीक है, संवैधानिक क्यों है? क्योंकि संविधान में इसके बारे में क्या है, चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसलिए तो वो क्या है, संवैधानिक है। ठीक है, अब चलेंगे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संसद द्वारा भूमि सुधार जैसे प्रयासों को बढ़ाने से न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि अगर मान लीजिए भूमि संबंधी सुधार जब लाएंगे, जैसे भूमि संबंधी सुधार जो लाएगा, बिहार में भी लाएगा, फिर बहुत जगह पर लाएगा, दैट मीन किसी के पास भूमि बहुत ज्यादा था, हजारों हजारों बीघा जमीन जो था एक व्यक्ति के पास में होता था, तो सरकार ने भूमि अधिग्रहण करके गरीबों में भूमि को जब बांटना जब शुरू किया, समाजवाद के प्रवृत्ति को जब अपनाने का प्रयास किया, तो किसी व्यक्ति का भूमि अगर आप ले रहे हो, अधिग्रहण कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से कौन सा राइट का हनन हो रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है। तो लोग फंडामेंटल राइट को देखते हुए आर्टिकल 30 को कहाँ चले जा रहे थे, तो आर्टिकल 30 को पकड़ के कहाँ पे चले, तो सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में न्यायपालिका और ध्यान में रखना संसद के बीच में तीव्र संघर्ष की शुरुआत हो गई थी, तो इसीलिए इसको हटा ही दिया गया। ठीक है, अगर बात करेंगे सूचना का अधिकार, जो आपको ध्यान में रखेंगे 2005 में बिल आता है, 2005-6 से प्रभावी भी है, तो किस आर्टिकल्स में रखा गया सूचना का अधिकार, तो क्या बताएंगे, तो 19 के 1 में है। ठीक है, ध्यान में रखना। बात करेंगे निम्नलिखित में से हाँ, निम्नलिखित में से कौन से एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, तो बता ही दोगे, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से, ठीक है, अधिकारों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, तो ध्यान में रखना इसका आंसर होगा सूचना का अधिकार। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर में सॉल्यूशन दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार, ये संविधान में वर्णित नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या दिया समय समय पे। जो हमारी जुडिशरी जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को एक्सप्लेन करते रहती है, जुडिशरी का जो फैसला जो होता है उसके अनुसार मतलब चीजों को ऐड किया जाता है। तो सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 1(1) में रखा गया। 1(1) में क्या है, 19(1) में क्या है, सूचना प्रेस वगैरह का राइट है ना, प्रेस वगैरह होगा, फ्री स्पीच वगैरह होगा, इसी में है ना। ठीक है, हाँ तो हाँ बिल्कुल, तो इसी में आपको सूचना का अधिकार भी आपको आता है, इसलिए ये भी एक क्या है, तो ये भी एक मूल अधिकार है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देता है, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए फंडामेंटल राइट। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी तो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, भारत के नागरिकों के पास नहीं है, तो भारत के राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया ये भी है। संपत्ति अर्जन धारण वयन करने का अधिकार की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है क्या लिखा हुआ है, संपत्ति अर्जन धारण और वयन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है। कोई वृत्ति करने का अधिकार है, मतलब तो कोई भी प्रोफेशन आप चुन सकते हैं, ध्यान में रखना है, लेकिन इसमें शर्त भी है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा से आज से हम डॉक्टर बन गए, ठीक है, लोगों का ऑपरेशन हम करेंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ कंडीशंस आते हैं, क्योंकि उसकी पढ़ाई आपको करनी पड़ती है, आपको डिग्री लेनी पड़ती है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता से आज से हम बंदूक बेचना शुरू करेंगे क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन रहेगा। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता से आज से हम क्या करेंगे, और भी कुछ एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, जैसे बिहार में शराब बंद है तो कोई बोलेगा नहीं आज से मैं शराब बना के बेचूंगा, मेरा प्रोफेशन तो यही है क्योंकि हमको इससे इनकम आता है। तो कोई भी फंडामेंटल राइट आपको विद कंडीशंस दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं एक हाथ से मिलता है दूसरे हाथ से ले लिया जाता है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी तो है ही। अब देखेंगे वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है, वैधानिक अधिकार, लीगल राइट कहते हैं ना। अगर वैधानिक नहीं रहेगा तो संवैधानिक भी बोलेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या है, चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से एक विधिक अधिकार में संपरिवर्तित किया गया क्योंकि इसने भ्रष्टाचार के निवारण से सरकार के हाथ बांध दिए थे, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इतने मुकदमे उत्पन्न कर दिए जिससे न्यायपालिका पर अधिक भार पड़ गया, या फिर न्यायपालिका और संसद के बीच में तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी। ठीक है, स्टार्टेड इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। क्या होगा इसका सही आंसर, तो मैंने ऊपर भी बताया था यही सही होगा।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है परंतु मूलाधिकार नहीं है? ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ध्यान में रखना क्या है, तो संपत्ति रखने का अधिकार। संपत्ति रखने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है लेकिन आपका ये फंडामेंटल राइट नहीं है। नहीं। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? फिर अगेन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो नागरिकता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है? नो सर, नहीं। हाँ, नो सर। राइट टू सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? बताइए कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार है? तो समान आवास का अधिकार होगा तो मुकेश अंबानी जैसा घर है, कोई तीसरा व्यक्ति भी कह सकता है मुझे भी वैसा घर बना कर दो। ठीक है, तो समान आवास का अधिकार नहीं है। ठीक है, राइट टू इक्वल रेसिडेंस नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम है ही। ठीक है, समान आवास का अधिकार ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आप चलते हैं, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो पता ही है, 12 से लेके 35 तक। ठीक है, बताइए आपको, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों से संबंध नहीं रखता है? ठीक है, बोल रहा है कौन सा इसमें से फंडामेंटल राइट नहीं है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, मतलब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज बिटवीन 6 to 14। अब आगे देखेंगे, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विंग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज नहीं है। अब देखें, लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध। ठीक है, ये है क्या? दुर्बल लोगों के लिए विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण। ये वाला की बात करेंगे, ये तो आपका किसका हिस्सा है? तो ध्यान रखें, डीपीएसपी का हिस्सा है ये। तो 47 आर्टिकल 47 है ना ये, लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध। ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ, ठीक है, इंटॉक्सिसिंग ड्रिंक्स। ठीक है, जो कि आर्टिकल 47 की तरफ 47 इस पे काम करता है, जिसके आधार पर शराब को बैन किया जा सकता है, ड्रग्स को बैन किया जा सकता है, या फिर वैसे चीजों को बैन किया जा सकता है जिसको कंज्यूम करने से ह्यूमन हेल्थ क्या होता है, खराब होता है। नो, इसी आर्टिकल 47 को ही आधार बना के ड्रग्स भी बैन है। इसी आर्टिकल 47 के आधार बना के शराब को भी बैन किया गया है। अफीम, चरस, जितना गांजा वगैरह जो भी होता है जिससे मनुष्य के, इंसान के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, सबको, ठीक है, इसी के आधार पे बनाया जाता है। ठीक है, और दुर्बल लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन जो है, ये भी आपका कहाँ है? ध्यान में रखा, ये भी होगा। क्या आंसर दिया? डी, 3 और 4। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया सीएपीएफ के एग्जाम में। अब थोड़ा सा आर्टिकल्स को डिफाइन कर देते हैं। आर्टिकल 12 किसको डिफाइन करता है, तो क्या बताएंगे? राज्य की परिभाषा। ठीक है, स्टेट क्या है उसको डिफाइन करने के काम आता है आर्टिकल 14, इसको आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 13 क्या कहता है भाई साहब? ऐसा कोई विधि अगर बनेगा जो कि मूल अधिकारों से संगत होगा तो उस विधि को क्या कर दी जाएगी? समाप्त। ठीक है, जो कि अब चलते हैं समता का अधिकार की, इसमें 14 में आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो विधि के समान समानता और विधियों के समान संरक्षण है। 15 में मैंने बताया था, याद रखने के लिए, धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान, 5 आधार है। इस आधार पे भेदभाव का निषेध किया गया है। मतलब इसको छोड़कर अगर कोई अन्य आधार अगर उत्पन्न होता है तो वो आर्टिकल 15 में नहीं आएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, क्या बताएंगे? आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में, मतलब नौकरियां जो निकलती है, भर्ती जो है, राज्य जो नौकरियां निकालेगी, राज्य का मतलब ध्यान में रखना, जैसे किसे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, सब तो राज्य ही है। ठीक है, तो उसमें अवसर की समानता होगी। 17 क्या कहता है, क्या बताएंगे? अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या कहता है, तो क्या बताएंगे? 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। उपाधियों का। ठीक है, 2 तरह के उपाधि धारण किया जा सकता है। कौन सा उपाधि? एक सैन्य और दूसरा शैक्षणिक। ठीक है, हाँ, बाकी कोई उपाधि धारण नहीं किया जा सकता।
ठीक है, आर्टिकल 19 क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और आर्टिकल्स 19 का 1 का सब क्लोज 1 क्या है? इसमें 6 प्रकार का अधिकार है। एक और भी था इसमें, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। एक और भी था इसमें, कौन सा था? एक संपत्ति वाला किसमें था? एफ में था ना? एफ में था। एफ में था। एफ वाला था। एफ कितने नंबर पे आएगा? उसको हटा दिया गया, ठीक है। 21 का एफ 6 नंबर पे आएगा। 6 नंबर पे आएगा। हाँ, तो इस हम्म। ये वाला आर्टिकल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है? इसमें प्रेस आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा, सूचना का अधिकार आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ये इसको ना एक्सप्लेन किया गया है। सूचना का अधिकार इसमें शामिल तो नहीं है, लेकिन न्यायपालिका ने बोला तो भाई साहब इसी में आएगा, ठीक है। प्रेस किस में आएगा? प्रेस, ठीक है, इसी में आएगा, ठीक है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार ख में है, 1 के ख में। ग में क्या है? संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। जैसे संगम या सहकारी समिति क्या होता है? मतलब रिक्शा वाला अपना एक दल बना लिया, ऑटो रिक्शा संघ बना लिया। स्टूडेंट जो है अपना एक कम्युनिटी बना ले, विद्यार्थी संघ बना लिया, ठीक है। महिला अपना एक महिला संघ बना ले। ये सब इसी के आधार पे होता है। अब इसका आधार नहीं से कोई आतंकवादी अपना ग्रुप बना लेगा, जैसे ऑल इंडिया टेररिस्ट ग्रुप है, ऐसा नहीं बना सकता है, ठीक है। इसमें भी मतलब है, मतलब वो सही उद्देश्य के लिए बनाया जाना चाहिए, गलत उद्देश्य के लिए नहीं, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, ठीक है, 1 के डी में है। भारत के किसी भी भाग में निवास एवं बसने के अधिकार, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? डी के बाद ई में पढ़ेंगे। एफ हटा दिया गया, ठीक है, इसीलिए 6 है। 6 को क्या पढ़ोगे आप? एफ के बाद क्या है? ये जी आता है ना, ये एफ नहीं है इसमें, ठीक है। ये क्या आ गया? ये ए बी सी डी ई, ये ई आया, एफ हट गया आपका, ये जी है, ठीक है। एफ में क्या था? तो वही संपत्ति वाला था, ठीक है। तो 2 जगह था, एक जगह और भी है संपत्ति वाला। 31 में क्या है? 31 में, 31 के समथिंग में भी था, ठीक है। याद मुझे नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भी है। 32 था ना सर? नहीं, 32 में नहीं, 31 के कुछ में है। अपराधों के लिए 2 संधि के संबंध में संरक्षण किसमें है? 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें है? 21 में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष से 14 वर्षों का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये 21 के क में है। ये VVI है, ये प्रीलिम्स में खूब पूछता है, आपको याद रखना चाहिए। और इसको शामिल किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। इस आर्टिकल्स को आप लोग क्या करना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है प्रीलिम्स के मद्देनजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में कई बार इसको पूछा गया है, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। ये 22 वाला इसी पे ना एंटीसेप्टिक बेल वगैरह ले लेते, पहले से ले लेते, तो कोई पुलिस क्राइम के बाद भी गिरफ्तार नहीं करते, लेते हैं ना एंटीसेप्टिक बेल पहले से, ठीक है, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो 22 में, ठीक है। 23-24 तो पता है, बलात् श्रम मतलब बिना मजदूरी का किसी से फोर्सली वर्क करवाना, दुर्व्यापार का प्रतिषेध, साथ में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किसमें है? 24 में है। धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार 25 में, देखिए यही है। 26 वाला आर्टिकल्स, धार्मिक कार्यों की परिबंधन की मतलब स्वतंत्रता। अभी जो वक्फ बोर्ड के जो समर्थन में जो लोग बात कर रहे हैं, उनका कहना क्या है? ये जो वक्फ बोर्ड जो है, क्या बोलते हैं, वक्फ की वक्फ क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है, तो उनका जो प्रबंधन जो कर रहे हो, मेरा फंडामेंटल राइट है। अब अपने धर्म का प्रबंधन करने का हमारे पास क्या अधिकार है, ठीक है। साथ में 25 का भी हवाला दे रहे हैं, बोले से भाई साहब अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण को प्रचार करने की स्वतंत्रता। हालांकि ये नहीं है, ज्यादातर हवाला 26 और 27 का दे रहे हैं। उनका कहना है किसी विशेष धर्म की संपोषित करने वाले करों के संदाय में छूट, मतलब हमको इस पे, मतलब इसमें इकोनॉमिकली चीजें इन्वॉल्व है 27 के अनुसार। अब मेन जो चर्चा का आर्टिकल जो 26 है, क्योंकि उनका कहना है हम अपने धर्म का प्रबंधन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो हमारा क्या स्वतंत्रता है, ठीक है। 26 का हवाला दे रहे हैं। 28 तो जानते ही है, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दिया हुआ। 29 इसका भी हवाला दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण की बात चली कि किसमें किसका मुद्दा निकल कर आया है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग है ना, इस्लाम धर्म से जो लोग जो संबंध रखते हैं अल्पसंख्यक वर्ग ही है, तो उनका कहना है भाई साहब से यहाँ पे हमारा हितों का संरक्षण होना चाहिए। 29 30 क्या कहता है? माइक बंद कीजिए, आवाज आ रही है।
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। 32 बताइए। देखिए है ना, 31 नहीं ना, 31 में भी संपत्ति का अधिकार था, एक बार चेक कर लेना, एम आई नॉट रॉन्ग, ठीक है। 31 भी हटाया गया है, ठीक है। तो इनका माइकी को है, तो चलिए 32 बता ही दोगे आप। 33 में क्या है? तो भाई 33 में होगा से इस भाग में जो अधिकार जो है वो मतलब क्या, जो सुरक्षा के जो बल जो होते हैं, ठीक है, आर्मी हो गए, सीबीआई है, सॉरी सीबीआई बोल रहा, रॉ हो गए, जब भी गुप्तचर संस्था वगैरह है, वो फंडामेंटल राइट का जो उनका जो अधिकार जो उसको संसद रोक लगा सकती है। 34 में मार्शल लॉ है, मतलब फौजी कानून जिसको कहते हैं, ठीक है। 35 में क्या है भाई साहब, फंडामेंटल राइट में संशोधन करने का अधिकार किसके पास होगा? तो केवल और केवल संसद के पास होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? शिक्षा का अधिकार नहीं है, या फिर अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार नहीं है, या फिर आपको बताना है उपाधियों से विभूषित होने का अधिकार नहीं, राइट टू कन्फर्ड विथ टाइटल्स, तो ये तो नहीं है ना, ठीक है, ध्यान में रखना। बताना है आपको धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया। बताइए क्या होगा? 15 किस में आएगा? 14 से 18 तक किसमें आता है? अरे 14 से 18 के बीच में 15 आएगा ना, कौन सा होगा? समता का अधिकार। समता का अधिकार, वेरी गुड, ठीक है। फोर्स लेबर और विगर इज ए वायलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बलात्, श्रम अथवा बेगार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का अतिक्रमण है? तो क्या बताओगे? 23 क्या होगा? तो आर्टिकल 23। चलिए आप समानता का अधिकार की बात करते हैं, चलिए मिलाइए इसको। 14 क्या कहता है? ये किस में जाएगा? चलो ये आर्टिकल थोड़ा सा पेज इधर उधर बताओ, ये कौन सा आर्टिकल है? ये कौन सा आर्टिकल है? 15 में ये 15 है, ठीक है। आर्टिकल 15 अब आते हैं 14 किस में आएगा? ये 14 है, ये कौन सा है? 40 ये 14 है ना? अच्छा हाँ जी 40 ये किस में आएगा? आर्टिकल 17 17। हाँ और ये किस में आएगा? आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 ये 16 है, ठीक है। हाँ तो थोड़ा इसको मिला लेना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों का अधिक समता का अधिकार से संबंधित है? मतलब 14 से 18 के बीच में कौन सा आर्टिकल्स है? ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, और ये भी है ना? ये 17 का है ना? तो मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2 and 4। सी ऑप्शन सी। ठीक है, 1, 2 and 4। चलिए आगे इसका आंसर दीजिए। मूल अधिकारियों के निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता समाविष्ट करता है? कौन सा हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? समानता का अधिकार। समानता कौन सा होगा बताइए? समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी। तो 70 हो जाएगा। स्क्रीन को आप लोग बड़ा भी कैसे, जैसे मूवी वगैरह देखने के लिए करते हैं ना, वो भी हो जाता है। तो छोटा स्क्रीन अगर दिख रहा होगा तो इसको बड़ा करना चाहोगे तो बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण, इनका माइक नया माइक बंद कीजिए। निम्नलिखित में से पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? 14-15 में ए नंबर ऑप्शन। बताइए क्या होगा? हाँ तो ध्यान रखिए संविधान के इसमें 14 and 15 में, ठीक है। तो निम्नलिखित में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में किसमें किया गया? तो 14 और 15 में, ठीक है। बताना भारत के राज्य
क्षेत्र में विधि के समता अथवा विधियों का समान संरक्षण की गारंटी, ठीक है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया, तो क्या बताएंगे? आर्टिकल तो आपका 14। ये 14 में है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता से संबंधित है, तो क्या बताएंगे? 14। कानून के समझ समानता किसमें है? तो आर्टिकल 14 में है, ठीक है। बताइए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया जाता है, कौन सा अनुच्छेद है, क्या बताएंगे? तो ये 18। 14 to 18 है, ठीक है। 18। चलिए आगे देखेंगे, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में दिए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बताइए क्या होगा? तो राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी। बताना भारतीय संविधान में नौकरियों का समान का अवसर किसमें? नौकरियों का समान का अवसर, तो क्या बताएंगे? तो क्या हो जाएगा? 16 में होगा, ठीक है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से भारत के हाँ 16 सही है, 16 राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किए गए हैं, तो क्या बताएंगे? बताइए क्या होगा इसका? तो यहाँ पे क्या, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, अस्पृश्यता का अंत, क्या बताएंगे? तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किया गया, तो क्या 23-24 में है ना? ये वाला भी है और आपका ये भी है, 4 भी। ठीक है। तो 23 और 24 दोनों में है, तो दोनों ऑप्शन था वहां पे, इसलिए, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण संबंधित कौन है, किसमें है? 29 में। बिल्कुल 29 में। के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है, प्रवर्तित किए जा सकते हैं, कौन सा है? 32 में मौलिक अधिकार। 2 है, इसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। इस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के उपचार पाने का अधिकार है। 2 में। वायलेशन ऑफ द कोर्ट के लिए कौन सा? 32। 46। भारत के संविधान में प्रतीकों से संबंधित है, तो मैंने बोला था याद करने के लिए 15, आर्टिकल 16, 16, 19, 29, 30 किसको मिल? केवल नागरिकों को। केवल नागरिकों को। ये याद कर लीजिए। 15 भी है, इसमें 16 भी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बोला केवल नागरिकों को, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? A, 1, 3 एंड 4, ठीक है। तो 1, 3 एंड 4, ठीक है। तो 15, 16, 19 में जितने प्रकार का अधिकार है वो सारे, साथ में 29 और 30, ठीक है, जो विदेशियों को भी प्राप्त है, बाकी छोड़ के सारे ही सारे विदेशियों को भी मिलते हैं, ठीक है, नागरिक और विदेशी दोनों को। बताना भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? ऑप्शन से बनने जा रहा है। तो ये 15 की बात हो रहा है, ये 14 की बात हो रहा है, सॉरी किसे 23 है ये, ठीक है। ये 14 है आपका ये, और ये आपका किसमें है? 29, 30 में, सॉरी किसमें है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें आएगा? 25 से 28 के बीच में, ठीक है। तो केवल यही है ना जो केवल नागरिकों को मिलता है, 15। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिस्थापित विधि के समझ समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो बताना आर्टिकल 14 के संदर्भ में बात हो रही है, तो बताइए किसे मिल सकता है? तो बताइए। भारत के राज्य के अंदर रहने वाले, भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों,
विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के, राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों के या फिर भारत में जन्मे सभी नागरिकों तो इसका आंसर सबसे पहले भारत में रहने वाले सभी नागरिकों तो मिलेगा ही, विदेशियों को भी मिलता है। विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक को मिलेगा नहीं, 14 नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर विदेश में रहता तो जिस देश में रहोगे उसी देश का कानून आप पे लागू होगा, ये गलत हो जाएगा। और भारत में जन्मे सभी नागरिकों को, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, इसका आंसर 1 और 3 ही होगा। ठीक है, चलिए बताना है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है, मतलब मूल अधिकारों का अंश नहीं है, मतलब भाग 3 में नहीं आता है। तो मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23 आता है, तो ये तो नहीं होगा। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध आर्टिकल 24, ये भी नहीं होगा। 3 नंबर होगा सर डीपीएसपी का। सहभागिता, तो ये तो आपका किसमें है, डीपीएसपी का पार्ट है ना ये आपका डीपीएसपी में आता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री किसमें आता है, ये डीपीएसपी में आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, किसी वृत्ति को करना या फिर किसी व्यवसाय व्यापार कारोबार को आगे बढ़ाना। ठीक है, 19 के आई थिंक 1 के डी में है ये, तो आपका वो नहीं है, बाकी सब सही है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, सोच के बताइए। आर्टिकल ठीक है, कौन सा आर्टिकल होगा, तो आर्टिकल 29। ठीक है, मैंने बताया था ना कौन कौन सा, 15, 16 कंटिन्यू है, 29 और 30, 19 एक आपका 19 बच गया। ठीक है, ये 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, 2 कंटिन्यू है, एक आपको अलग से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों के उपलब्ध है, 14 मिलेगा, 17 भी मिलेगा, 16 नहीं मिलेगा और ये भी मिलेगा। ठीक है, मतलब 3 को छोड़ के, मतलब 1, 2 और 4। 2 में क्या था, राइट एंड डिस्क्रिमिनेशन। 17 तो सबको मिलता है ना, विभेद के विरुद्ध अधिकार, सॉरी कौन सा है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये किसमें आएगा, ये 15 आ गया, सॉरी ये नहीं होगा, मिस्टेक। ठीक है, ये आएगा आपका और ये आएगा 1 और 4। चलिए बताइए आगे। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही अधिकार है, कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही मिलेगा, पता है? 15 यानी बी नंबर ऑप्शन। हाँ ठीक है, स्नेहा पंखा बंद कर दो या फिर माइक बंद कर दो आप। ठीक है, आर्टिकल 15 ध्यान में इसको रखना है, ये आपका सही है। 14 है, ये तो सबको मिलता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें आएगा, 21 में। गिरफ्तारी और विरोध की बात करेंगे, ये 22 में है। ठीक है, तो ये आपको केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आर्टिकल 19 ही होगा। आर्टिकल 19। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकारों की गारंटी केवल भारत के नागरिकों का है, तो आर्टिकल 19। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या गैर नागरिकों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसमें आएगा बताइए, 19 में आएगा। ये तो सिर्फ गैर नागरिकों को नहीं दे सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्मदोषण से संरक्षण, यह है। अंतःकरण की स्वतंत्रता 25, नागरिकों को ही मिलता है।
ये नहीं है। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 2 एंड 3। ठीक है, ये जो है किसमें है? ये किसमें है? ये 16 4 नंबर वाला 12 12 16 में है, जो कि केवल नागरिकों को 16 में। मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये सब प्रश्न बड़ा बड़ा है, ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आएगा एग्जाम में। ये बात दिमाग में डाल के भूल जाओ से इस बार का जैसा पेपर था बीपीएससी में 70 का, वो 71वीं में आने वाला। इस बार का पेपर में अभी से ही प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, पेपर इज मोर टफर देन 69 बीपीएससी। ठीक है, ये चीज जान लीजिए। ठीक है, पेपर 71 बीपीएससी में टफ रहेगी और बहुत ही अच्छी खासी टफ रहेगी। ठीक है, मैंने पिछला बार प्रिडिक्शन किया था तो पेपर आसान होगा, आसान ही आया था। ये मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है ग्रुप वगैरह सब में। ठीक है, अभी भी आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। 70 बीपीएससी को लेकर मेरा प्रिडिक्शन कटअप वॉइस, ठीक है, कहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है, चांसेस क्या है लुसेंट पढ़ने के लिए, रुटेरिया के कैरेक्टर से बोला था आएगा, आया था। ठीक है, इस बार फिर से कह दे रहा हूँ, प्रश्न टफ आएंगे। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन जो रहेगा आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहेंगे, जस्ट लाइक 69 बीपीएससी। ठीक है, तो उसी आधार पर तैयारी आप लोग करना। हाँ, हो सकता है गलत भी होंगे लेकिन लुसेंट टाइप की किताब को भी आपको पढ़ना है, लेकिन लास्ट 1 मंथ में। ठीक है, अभी से आपको पूरी तरीके से फाउंडेशन बेस बना के आपको बेहतर प्रिपरेशन करनी है, जस्ट लाइक 69 बीपीएससी। ठीक है, ये चीज दिमाग में मत डालिएगा। तो एक बार जिस तरह का पेपर आ गया, आगे भी उस तरह की पेपर रिपीट होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत भूमि में एक विदेशियों को भी उपलब्ध है? पहला तो आर्टिकल 15 है, तो नहीं होगा। द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी है, तो ये भी नहीं होगा। ये है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश बाई लॉ, तो ये तो है। ये है सर। मतलब ये आर्टिकल्स ये 21। कोई वृत्ति जीविका व्यापार कारोबार करने का अधिकार, ये ये कहाँ से हो जाएगा? ये विदेशी को कहाँ से मिलता है? ठीक है, सी केवल सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा चुनना है? पहला सही है क्या? पहला सही है? गलत है। गलत है। गलत है। चलो ठीक है, गलत है। दूसरा? सही है। दूसरा सही है। दूसरा सही है। तीसरा? तीसरा? भी सही है। ये भी सही है सर। तीसरा भी सही है। वे भारत के नागरिकों और विदेश से दोनों का हाँ, प्राप्त है, बिल्कुल ठीक है। सही है। तो 2 और 3 आर करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये बताइए, संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? केवल नागरिकों के लिए बी नंबर ऑप्शन। डी नंबर क्या होगा? केवल नागरिकों को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखना। 19 के सब क्लोज में ही आएंगे। ठीक है, और 19 वाला जो है केवल नागरिकों को मिलता है। ये बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? इकोनॉमिक इक्वलिटी की गारंटी जो है आपको फंडामेंटल है। इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात कहाँ पे की गई है? बिल्कुल ठीक है, सामाजिक आर्थिक क्या करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत आने वाली समानता का अधिकार में कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता तथा अवसर की समानता शामिल है। ठीक है, प्रस्तावना में भी है। बताइए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य को से संपोषित कुओं, तालाबों व स्नान घाटों का प्रयोग करने में से किसी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? 15 में आर्टिकल 15 सार्वजनिक स्थान पर तो 3 आर्टिकल 15 भेदभाव की, वहां पे अनटचबिलिटी की। ठीक है, और ये केवल नागरिकों को ही नहीं, शासक प्राइवेट सॉरी, ये केवल राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के लिए भी है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। घाट आ गया, सार्वजनिक स्थान आ गया, दुकान आ गया, मनोरंजन का स्थल जैसे कि सिनेमा घर वगैरह हो गया,
ठीक है, वो सब आता, तालाब है, सब कुछ आता है इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंबित होता है, जो कि बलात् श्रम कहते हैं, किस में आएगा? आर्टिकल 23। आर्टिकल तो ये 23। 23 में आएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य परिसंकट में, मतलब खतरों वाले काम में नहीं लगाया जाएगा, किसमें है? किसमें है? आर्टिकल 24 में। 24। ये तो आर्टिकल 24। कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। बोलने के बाद माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। ऐसा निषेध है, ये क्या है? पूर्ण निषेध है, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से, मतलब इसको निषेध किया गया, मतलब मना किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे है, ठीक है। अधिकार जो है नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे है, उल्टा लिख दिया है, ठीक है। अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। इनका माइक माइक क्यों? प्रतिमा माइक बंद कीजिए, बोलने के बाद तुरंत माइक कीजिए, ठीक है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे है, ठीक है, मैंने बोला था ना, उल्टा कर दिया है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे नहीं है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे है। राइट ऑफ क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, मतलब क्या है? राज्य के, मैंने क्या बोला था, जो फंडामेंटल राइट जो होते हैं प्राकृतिक में कैसे होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, तो क्या बताएंगे? नकारात्मक होते हैं, ठीक है, क्योंकि राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ठीक है। मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? अभी जस्ट मैंने ऊपर रिपीट किया, कैसी होती है? कैसी होती है? नकारात्मक होता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट अच्छा है तो ये मत बोलना से ये आपका क्या पॉजिटिव है या फिर सकारात्मक है, ठीक है, ये चीजें मत करना, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो होता है नेचर में कैसा होता है? नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई ये क्या होता है, तो आपको ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, मतलब कि इसे राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, मतलब राज्य के विरुद्ध आपको मिलता है, ठीक है। मतलब ये किसके पावर को कम करता है? स्टेट को पावर को कम करता है, और जो पर्सन जो होता है, व्यक्ति जो होता है, उसके अधिकार को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। एक केस आई थी न्यायालय में जिसको बोलते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। कब का केस था? कब का केस था ये? तो 1967 का। इसमें उच्चतम न्यायालय का क्या कहना था वो सुन लीजिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा संसद को भाग 3 में संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना। मतलब भाग 3 में संसद जो है संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। ये व्यवस्था दी गई कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन की विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों का संगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने धारणा व्यक्ति की मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह की अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने की सक्षम है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संसद जो है भाग 3 में संशोधन की शक्ति वो संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है, ध्यान में रखना। फिर क्या होता है? फिर हमारा न्यायपालिका जो होता है फिर यहाँ पे पलट जाता है, ठीक है, वो बोलता है देखिए 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 ऐसा बात नहीं है, संशोधन कर सकती है, ठीक है। संशोधन संसद अगर चाहे तो मूल अधिकार में फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन फिर से एक पेंच लगा देते, बोलते लेकिन ध्यान रखना है, मतलब मूल ढांचा जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एक घर दे देंगे, ठीक है, एक नॉर्मल सा ईंटा का मकान खड़ा हुआ दे दिया, आप उसको बोले इसमें संशोधन करो, तो दो तरह के लोग होंगे उसमें संशोधन करना। एक आदमी क्या करेंगे उसमें अच्छा से प्लास्टर वगैरह करके अच्छा से पुट्टी वगैरह करके बहुत अच्छा से उसको बना देंगे, ठीक है, ये भी एक संशोधन हुआ। लेकिन ये एक संशोधन किस प्रकार का हुआ? पॉजिटिव वे में हुआ, मतलब उस मकान को क्या मिली? मजबूती मिली, प्लास्टर करने से, पुट्टी करने से, पेंट करने से, रंग करने से। और एक तीसरा टाइप का आदमी आएगा वो संशोधन करेगा, लेकिन वे क्या करेगा ना, नींव जो होता है ना उसी को हिला देगा, पता चलेगा मकान ही गिर गया। संशोधन तो दोनों हुआ, लेकिन एक अच्छे के लिए हुआ एक खराब के लिए हुआ।
तो केशवन भारती केस में कहना था, सो भाई साहब संशोधन कर सकती है, संसद का अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 35 कहता है सब मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन उसका जो मूल ढांचा जो है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात संविधान की मूलभूत संरचना एक तरफ से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से संबंध है, दूसरी ओर संविधान का अनुच्छेद 368 पे बाध्यता भी आरोपित करती है। मतलब ये मूल ढांचा का सिद्धांत जो है संविधान में पहले से तो नहीं था, कब आया? 1973 में आया। तो ये कैसे आया था? न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर आया, और जो कि आर्टिकल 368 जो कि संसद को अधिकार देती है संविधान में संशोधन करने के लिए, तो उसपे भी एक तरह का मतलब क्या करता है, तो चेक एंड बैलेंस बना के रखता है। नहीं तो अगर आप मूल ढांचा में अगर आप संशोधन करोगे तो मामला किसके पास चला जाएगा? न्यायपालिका के पास चला जाएगा। न्यायपालिका उसको क्या करेगी? उस कानून को समाप्त कर देगी। ठीक है, और इसके लिए न्यायपालिका को जो इम्पावर्ड करता है वो कौन सा आर्टिकल से? आर्टिकल 13 ऑलरेडी पहले से है कि नहीं है? चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ये वाला भी केस बहुत इंटरेस्टेड है, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण का केस। ठीक है, अगर इसका आंसर अगर ये हुआ तो बताऊंगा इस केस के बारे में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की, मूल अधिकार व्यक्तियों को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह की अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया है, तो कौन सा केस था? तो क्या बताओगे? पंजाब। कौन सा केस था? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ हाँ, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। केस का ईयर कब था? तो 1967। ठीक है, ये सब पूछ देता सीधा सीधा, इसलिए ईयर, हाँ ईयर भी याद है। कभी भी कोई जजमेंट के हवाला अगर देना ना तो उसका साल जरूर मेंशन करना, मेंशन से राइटिंग में। ठीक है, जब भी कोई जजमेंट के बारे में बताना तो उस केस में ये कहा गया तो उसका ईयर मेंशन कर देना, अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, कुछ लोग सीधे ही लिख देते हैं। अब चलते आगे, बताना है आपको। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते? किस में केस में कहा से संशोधित नहीं किए जा सकते हैं? तो गोलकनाथ वाले में। किस बात में संसद ने मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? किस केस में कहा से संशोधन कर सकते हो? केशवानंद भारती केस 1973। लेकिन संशोधन करने के समय क्या ध्यान रखना है? बेसिक क्या ध्यान रखना है संशोधन करने के मूल समय? ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए। बताना है भारत के संविधान के संबंध में मूल संरचना मत किससे संबंध है? मतलब मूल संरचना का मत जो है किसमें आया था, क्या बताएंगे? इसका 1-2 आंसर लेगा। ठीक है, इसका आंसर ज्यादा लेगा। तो सबसे पहले तो यही न्यायिक पुनर् पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। भाई मूल ढांचा प्रभावित हुआ है कि नहीं हुआ है संविधान में तो नहीं लिखा है ना, कौन इसको डिफाइन करेगा? न्यायपालिका ही डिफाइन करेगी ना सब मूल ढांचा प्रभावित हुआ है कि नहीं हुआ है। संविधान का आखिरी एक्सप्लेनेटर कौन है? कौन एक्सप्लेन करेगा संविधान को? किसके पास व्यापक शक्ति है संविधान को एक्सप्लेन करने की? न्यायपालिका को। न्यायपालिका में के कई हिस्सा होता है, न्यायपालिका नहीं बोलोगे, सुप्रीम कोर्ट कहना। ठीक है, केशवानंद भारती मामले में भी ये चीजें कही गई है कि नहीं? और साथ में भारत के संविधान के आर्टिकल 368 पर बाध्यता भी तो जाती है, कॉन्स्ट्रेंट भी तो करती है। पावर ऑफ 368 जो संसद के पास है संवैधानिक संशोधन करने का, उसको भी तो क्या करे, उसको भी तो कॉन्स्ट्रेंट करती है। ये सबके सब जो है मूलभूत संरचना का सिद्धांत से संबंध है। ठीक है, ध्यान रखें, तीनों चीज है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर 1, 2, 3 होगा। पूछा किस में है? सीडीएस में पूछा है। पहले सीडीएस का एग्जाम यूपीएससी लेती है। बताए निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि संवैधानिक संशोधन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन एक विधि है जिन्हें मूल अधिकारों के असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो किसमें? गोलकनाथ बनाम बाद 1968 1967। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जा सकता है? अंडर द विच आर्टिकल्स लॉ inconsistent with and derogation wide? ठीक है, 13।
बताइए, ये बताए निम्नलिखित प्रश्नांश हो, अरे कितना खतरनाक है हिंदी लिखा है इसने, में दो कथन है, कथन एक और कथन दो, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन दोनों को पढ़ना है और सही से आंसर देना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है दोनों कथन व्यवस्थित है, मतलब सही है, ठीक है। और कथन दो, कथन एक को स्पष्टीकरण है, मतलब एक्सप्लेन करता है, मतलब स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन करता है। कह रहा है सर दोनों सही है और एक एक्सप्लेन नहीं करता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है एक सही है दो गलत है, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है एक तो गलत है लेकिन दूसरा सही। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सरकार के विधायी एवं कार्यपालिका पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। बिल्कुल 100% स्टेटमेंट ये सही है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार कौन है, मतलब किसे कहने का मतलब है कौन, मतलब मौलिक अधिकार पर नियंत्रण लगा सकता है, रोक लगा सकता है। ध्यान में रखना एक चीज, यहाँ पे कभी कभी ना नियंत्रण की जगह निलंबन दिया रहेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत, जब निलंबन जब देगा ना तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है, तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी होता है, ठीक है। तब इसका आंसर राष्ट्रपति होगा, ठीक है। पढ़ लेना पूछ क्या रहा है, नियंत्रण पूछ रहा है या फिर निलंबन पूछ रहा है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और मौलिक अधिकारों का नियंत्रण लगाने का अधिकार, मतलब उसको कम करने का अधिकार, ये सारी चीजें करने का अधिकार किसके पास होता है, तो पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो निलंबन और नियंत्रण में अंतर है। फिर यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ, इसको पढ़ के आपको बताना। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, मतलब क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट पावर कहते हैं ना, मतलब बेलगाम, कोई रोक नहीं लगा सकता, ऐसा कुछ तो नहीं है। रोक तो लग सकता है, बिल्कुल नहीं है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक अपेक्षाओं के अधीन है। बिल्कुल दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो आपका सही है। वैसे वैसे कंडीशन में ऑप्शन क्या होता है, जब दोनों स्टेटमेंट जब सही रहता है तो ऑप्शन नंबर ए। मतलब मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट है क्या, मतलब ऐसा है क्या मौलिक अधिकार पे बिल्कुल रोक नहीं लग सकता है, लग सकता है। बहुत सारे कंडीशन ऐसे आते हैं जब मौलिक अधिकार छीना भी जाता है, तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष नहीं होना, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा मौलिक अधिकार का विशेषता बताइए, तो बताना भाई मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। मौलिक अधिकार प्राकृतिक में नकारात्मक होते हैं। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जो कि मतलब नागरिकों के किसके विरुद्ध दावे है, तो राज्य के विरुद्ध दावे है, ठीक है। मौलिक अधिकार यथासंभव प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये सब क्या हो गए, इसके विशेषता हो गए, ठीक है। फीचर्स, फीचर्स तो इसे समान का होता है। मौलिक अधिकार क्या है, तो ध्यान में रखना बाद योग है, ठीक है, मतलब जस्टिकेबल है। मतलब अगर आपका कोई है मौलिक अधिकार, मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर आपका मौलिक अधिकार छीनता है या फिर प्रभावित करता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, न्यायपालिका में जा सकते हो, इस पे डिबेट हो सकता है, ठीक है। मतलब राज्य अगर मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो राज्य के विरुद्ध आप नागरिकता सॉरी कहाँ जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। न्यायपालिका के पास जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और नॉन जस्टिफिकेबल का मतलब होता है अबाध योग होता है, जैसे डीपीएसपी है, ठीक है। अगर राज्य अगर आपको नहीं देती है तो आप उसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो डीपीएसपी जो होगा तो नॉन जस्टिफिकेबल है, ठीक है, जिसको बोलते अबाध योग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, फ्लेक्सिबल क्यों नहीं होगा? फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब दूसरा चीज होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कोई ऐसा चीज जिस हाँ, लेकिन फ्लेक्सिबल बहुत आसानी से नहीं चेंज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, जैसे बोलेंगे किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, तो इसमें हम लोग का आंसर यूके होता है, यूनाइटेड किंगडम। वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब बोलेंगे किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड है। बोलेंगे किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का बीच में लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो इंडिया का होगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल नहीं बोल सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में फ्लेक्सिबल, रिजिड और एक बीच का जो होता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में यूज होता है, बाद युग है, ठीक है। फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट के संदर्भ में यूज होता है, ठीक है। और ये जो होगा जस्टिस के संदर्भ में यूज होता है, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आता है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। किसी भी निलंबित नहीं किया, कभी भी निलंबित, कांट बी सस्पेंडेड, गलत है ना। ड्यूरिंग द इमरजेंसी सस्पेंडेड होता है,
कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, गलत है। प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की इच्छा पर देखिए यहाँ पे निलंबित है ना, निलंबित, ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति निलंबित करते, लेकिन उनके इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना, लेकिन वो राष्ट्रपति के इच्छा पे नहीं होता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से इमरजेंसी नहीं लगा सकते। क्या होता है, संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित प्रतिवेदन के आधार पर ही आपातकाल लगता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे। भारत के संविधान में प्रत्याभूत ग्रांटेड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। केवल कब करेंगे इसको निलंबित, तो जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगा तभी, ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और उसमें भी ध्यान में रखना है, दो कंडीशंस है, ठीक है। अगर सशस्त्र क्या था, आंतरिक जो विद्रोह वाला पे था वहां पे नहीं होता है, ठीक है। भारत में ध्यान में रखना है, भारत नागरिकों को मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है, संशोधन कौन कर सकता है, संशोधन कौन कर सकता है, तो पार्लियामेंट संशोधन करता है। कौन सा आर्टिकल से संशोधन का, तो 35, ठीक है। आर्टिकल 35 क्या कहता है, हम पावर की पूछ रहे हैं, संसद के पास पावर मौलिक अधिकार में संशोधन करने का किसके द्वारा प्राप्त होता है, 35, ठीक है, ध्यान में रखना। 368 ओवरऑल अमेंडमेंट का प्रोसेस बताती है ना, और 35 क्या कहती है, 35 कहती है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो प्राधिकार है, जो बॉडी है, वन एंड ओनली पार्लियामेंट ही है, ठीक है, ध्यान में रखना। 368 क्या प्रोसेस है, 368 अमेंडमेंट का प्रोसेस का पावर देता है, ठीक है, लेकिन 35 कहता है तो मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार केवल किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव के पास नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 35 है, ठीक है। चलिए बताना, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो संरक्षक कौन होता था, न्यायपालिका, मतलब कौन हो जाएगा, तो ध्यान में रखना सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक होता है, गार्जियन होता है। एक्सप्लेनेर भी यही होता है, मतलब व्याख्याकार जिसको कहते हैं वो भी यही होता है, ठीक है। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन में मतलब ऑपरेशनल हो, तब निम्नलिखित में से किसके अपवाद स्वरूप सभी मूल अधिकार के, ठीक है, न्यायालय में जाने के अधिकार से निलंबित किया जा सकता है, तो 20 और 21 को। जैसे ही आपातकाल अगर लगता है तो दो तरह के आर्टिकल्स एक्टिव होते हैं, 358 एक्ट 359, ठीक है। ये 358 जो होता है ना, वो सारे ही फंडामेंटल राइट को समाप्त कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है 359 जो होता है, 19 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं उसको समाप्त कर देता है, ठीक है। 20 और 21 जो है आपका समाप्त नहीं होता। चलिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है, तो भाई जीवन का अधिकार तो आप कभी भी किसी से नहीं छीन सकते हो, ठीक है। जीवन का अधिकार बहुत ही रेयर परिस्थिति में छीना जाता है, ठीक है। चलिए बताना है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा एक भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के सिद्धांतों के प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है, तो वही हो जाएगा प्रीएम्बल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य, क्या होगा, तो ध्यान में रखना इसका आंसर हो जाएगा तीनों ही होगा, ठीक है। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 में हुआ था। ये भी पूछ देते हैं कब हुआ था, कि प्रावधान उद्देशिका में है, जिसको हम लोग प्रीएम्बल कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं। कर्तव्य का मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें भी है, ठीक है, फंडामेंटल राइट में भी है, ठीक है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, तो असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार। आप इसको समझ रहे हो, असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार क्या होता है, कितने लोग समझते हैं इसको, मतलब राइट टू इनइक्वालिटी इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। देखो मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखो समानता का अधिकार है, लेकिन परिस्थिति उसके लिए क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। और समान परिस्थितियों में समानता का अधिकार नहीं है। जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की, परिस्थिति कैसी है, समान है क्या, समान है, बताओ कैसी परिस्थिति है दोनों में, लड़का और लड़की की परिस्थिति कैसी हो सकती है, मतलब बात करेंगे इनका बॉडी का स्ट्रक्चर,
स्ट्रेंथ क्या असमान है। यहाँ पे जब परिस्थिति जब असमान होगी तो फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार जो होगा यहाँ पे लागू नहीं होगा। इसी आधार पे तो लड़कियों को ठीक है आरक्षण मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो फिजिकली रूप से क्या है, कम स्ट्रेंथ है ये, तो जो दौड़ वगैरह में देखना इन लोगों को कम दौड़ना पड़ता है, समय अधिक अलॉट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं एक लड़का लड़का का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलो एक लड़का यहाँ पर भी लिया जिसका नाम ए है, एक लड़का यहाँ पर भी लिया जिसका नाम बी है। ठीक है, अभी तो दोनों लड़का है, बिल्कुल समान है, तो यहाँ पे दोनों को जो राइट मिलेगा इक्वल राइट मिलेगा, मिलेगा ना, इक्वल राइट मिलेगा ना, क्योंकि लड़का लड़का है। आप चलते हैं। ठीक है, लड़का ए जो है ही इज टोटली फिट, ये पूरी तरीके से फिट है। ठीक है, और लड़का बी जो है इसका एक पैर नहीं है। ठीक है, इसका एक पैर नहीं, दैट मीन्स वो विकलांग कह सकते, दिव्यांग है। ठीक है, मोदी जी कहते हैं दिव्यांग। तो आप देखो दोनों लड़का है लेकिन एक पूरी तरीके से फिट है, एक दिव्यांग है, तो फिर परिस्थिति कैसी हो गई, तो फिर परिस्थिति असमान हो गई। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ठीक है, फिर यहाँ पे इक्वल राइट की बात नहीं होगी। फिर इनको फिर से हमको इसके बराबर लाने के लिए ठीक है इनको विशेष परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है आरक्षण सॉरी इनको विशेष राइट मिल जाए, सीट रिजर्व हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में फिर यहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं काम करेगा, नॉर्मली राइट इक्वलिटी नहीं काम करेगा। तो इसलिए संविधान जो है कहता है भाई साहब राइट इक्वलिटी है लेकिन उसके लिए परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, मतलब असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार नहीं लागू होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो बहुत यूनिक बात मैंने बताया, इसको आप लोग ध्यान में रखो। इसी आधार पे ना आरक्षण को जस्टिफाई किया जाता है। ठीक है, तो भाई ठीक है परिस्थिति एक जैसा है तो चलो ठीक है देंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, हमेशा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, राजेंद्र नगर में डिस्ट्रिक्ट आईएएस में कोई पढ़ रहा है, और कोई व्यक्ति जो है सो समझो अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे बेसिक इंटरनेट की भी सुविधा नहीं है, नॉर्मल सा कोई किताब खरीद के पढ़ रहा है। अब दोनों को एक साथ परीक्षा में बताओगे तो दोनों का नॉलेज में कितना का डिफरेंसेस हो जाएगा। ठीक है, और वो व्यक्ति कभी भी compete कर पाएगा जो दिल्ली में बैठ के पढ़ रहा है, तो उसको हमको विशेष सुविधा देनी पड़ती है ताकि सामाजिक धारा में क्या है बराबर आ सके। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए चीजों को किया जाता है। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको अधिकारों को मूल अधिकार, क्यों कहते हैं, ये संविधान में उल्लेखित होता है। इट इज डेमोक्रेटिक, यह प्रजातांत्रिक है, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है, मतलब ये लोक कल्याणकारी होता है, ये व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। आई थिंक ये तो दोनों तो सही है, दो दो 3 और 4 तो सही लग रहा है, और बाकी कौन सा आंसर लिया है इसमें, सॉरी क्या आंसर लिया है ये, 4 सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, बिल्कुल आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट करता है, और साथ में ये भी लिया है ये संविधान में उल्लेखित होता है। ठीक है, तो ये सारे आंसर आपके सही, मतलब ये एक लोक कल्याणकारी नहीं होता, इस डीपीएसपी में है ना लोक कल्याणकारी। ठीक है, और ये प्रजातांत्रिक होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो बाकी इसका 1, 4 और 5 इसका सही है। ठीक है, देखिए मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चतुर्मुखी, ठीक है, मतलब चारों तरह के विकास के लिए जरूरी है। चतुर्मुखी विकास में क्या क्या शामिल था बताया था ना, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ था ना, मैं भी भूल गया, चतुर्मुखी विकास में। ठीक है, उसको उस टाइप का वर्ड सबको मेंस में यूज करोगे 4 नंबर आएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, किंतु संविधान संशोधन और विशेष बहुमत से मूल अधिकार में कटौती और परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, चले 66 का आंसर बताइए क्या होगा। B. If there is पढ़िए। no law, there is no authority. B. ये दिखाती है। तो ध्यान में रखना है
विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? ठीक है, यदि विधियां अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो लिबर्टी। ठीक है, इस कोट्स को आप लोग यूज कर सकते हो कहाँ पे पता है? एस्से में। ये सब नोट कर लेना, ठीक है। वही सही है। तो किसी भी लोकतंत्र में समता विधि के समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, ध्यान में रखना। विधि की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। विधि ही नहीं है, मतलब नियम ही नहीं है, तो स्वतंत्रता क्या होगा? कानून, सॉरी, आपकी बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉ ऑफ बुक्स है। बोल सकते हैं ना, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सिंपल शब्द बोल सकते हैं भाई, विधि का पुस्तक है, लॉ ऑफ बुक्स है। ठीक है, जो कि क्या करता है? लिखित रूप से आपको स्वतंत्रता की गारंटी देता है। स्वतंत्रता का मतलब अर्थ क्या है? चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगे। मतलब कहने का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब ये भी नहीं है, ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब ये भी नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगे। मतलब स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि अपने छत पे खड़े हो जाए और पड़ोसी को, मतलब समझ ही रहे ना, मतलब अपना फ्री स्पीच का यूज करते हैं, उसको गाली वगैरह ये सब देने लगे, या फिर किसी को कुछ भी बोलने लगे। ये मतलब स्वतंत्रता का मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब हमको अपने स्वतंत्रता का प्रयोग करना है, लेकिन साथ में देखना है कि दूसरे का स्वतंत्रता बाधित नहीं हो। मतलब इसलिए बोलते हैं, अब जब भी हम अपना अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखें। क्योंकि अगर हम अपने अधिकार का प्रयोग अगर सही से करेंगे तो दूसरे का अधिकार प्रभावित नहीं होगा, और हमारा अधिकार से दूसरे का अधिकार भी टिका हुआ है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि आपको सड़क पे चलने का अधिकार है, बाइक चलाने का अधिकार है सड़क पे, तो ध्यान में रखना से कोई व्यक्ति अगर फुटपाथ पे चलता है तो उसका भी चलने का अधिकार, उसको हम कुछ चल न दे। चलिए, यदि ऐसा करने की इजाजत दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएगा। तो स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए विधि का होना आवश्यक है। चलिए, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो भाई साहब, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, राइट टू जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध की सूचना का अधिकार भारतीय संविधान में तो है, उल्लेखित तो नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल से 19 एक और क, इसमें सूचना का अधिकार को इंटीग्रेट किया गया। तो इसका आंसर क्या लिखा है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार वगैरह तो है। इसका आंसर क्या लिखा है? कुछ नहीं लिया है, क्रॉस लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं के अंतर्गत अनुच्छेद 1 क के सूचना के अधिकार को शामिल माना है। ठीक है, मतलब ये मूल रूप से संविधान में उल्लेखित नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो समान काम के लिए समान वेतन, आर्टिकल से याद है क्या? 39D है क्या? है नॉट रॉन्ग, तो शायद 39D में है, इसी में है ना? 39D की 41D, शायद 39D में ही है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये डीपीएसपी का पार्ट है। हाँ, 39D। ठीक है, तो ये डीपीएसपी का पार्ट है। इसी आधार पे क्या होता है, महिला पुरुष को समान कार्य समान वेतन दिया जाता है। अभी भी बहुत सारे आप वहां पे जाओगे, प्राइवेट नौकरी करने वाले देखना, लेडीज का सैलरी, मतलब महिलाएं की सैलरी वहां पे कम होती है पुरुषों की तुलना में। ठीक है, और दोनों बराबर काम ही करते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक शिक्षा मित्र, एक टीचर है, गांव देहात में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उनका सैलरी कम है, आई थिंक 20-25 हजार रुपया। पहले तो उनका 1500 से शुरू हुआ था बेचारों का, अभी ठीक ठाक 20-25 हजार के आसपास चला गया है। तो लोग कोर्ट में जाके एक बार केस किए, तो उनका कहना था हम भी इतना ही पढ़ाते हैं, जो सरकारी मास्टर वो भी उतना ही पढ़ाता है, मेरा सैलरी 1500 है, उसका सैलरी 25,000 है। ठीक है, जबकि दोनों लोग समान काम करते हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, तो कोर्ट ने उस फैसले, कोर्ट में वो जा ही नहीं पा रहे थे। रीजन क्या था? तो समान कार्य का समान वेतन इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। ये कौन सा है? तो डीपीएसपी में है। ठीक है, तो डीपीएसपी के चीजों के लिए आप कोर्ट जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो उसमें ना 2-3 आर्टिकल्स को आपस में मिलाओगे, तो डीपीएसपी का 2-3 आर्टिकल्स को आपस में मिला देते हैं ना, तो वो भी फंडामेंटल राइट का रूप धारण कर लेता है। आगे चल के डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। 2-3 आर्टिकल्स को मिला के फंडामेंटल राइट बना देंगे। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा पाने का अधिकार को तो शामिल कर दिया, काम पाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार, कोई वृत्ति करने का अधिकार।
तो काम पाने का अधिकार है क्या? नहीं है, ठीक है। काम पाने का अधिकार है, लेकिन काम पाने का अधिकार को ना एक डीपीएससी में आप जाओगे ना तो 100 दिन के कामों की गारंटी दी गई है। कौन किसमें दिया गया 100 दिनों की कामों की गारंटी? ये रहेगा। सब मनरेगा में, ठीक है। और ये मनरेगा किस में आता है? तो डीपीएसपी में आता है, ठीक है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो 41, ठीक है, जबकि काम पाने का अधिकार 41 में है, और किस में आएगा ये? तो मनरेगा नरेगा वगैरह जो आता है 41 में आता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सामाजिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो मत देने का अधिकार सामाजिक अधिकार नहीं, कैसा अधिकार है? तो विधिक अधिकार है, ठीक है, वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट। ठीक है, संवैधानिक अधिकार है। क्यों है संवैधानिक अधिकार? आर्टिकल 326 में है, मेंशन है ना, ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे ना, 71 से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप 71 से पढ़ कर आना, ठीक है। या फिर आगे उसको जो